हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्लास 8 के साइंस का 17th चैप्टर तारे एवं सौर परिवार के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का हेडिंग है फ्रेंड्स तारे एवं सौर परिवार। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको बताया गया है विभिन्न प्रकार के आकाशीय पिंड के बारे में फ्रेंड्स। वहीं आपको बताया गया है तारों के बारे में, सौर परिवार के बारे में। जो सौर परिवार है ना फ्रेंड्स, उसमें सूरज के बारे में बताया गया है, और साथ में विभिन्न प्रकार के ग्रहों के बारे में बताया गया है, उपग्रहों के बारे में बताया गया है, उल्काओं के बारे में बताया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और विभिन्न प्रकार के जो कृत्रिम उपग्रह है, जो हमारे इस पृथ्वी द्वारा विभिन्न प्रकार के ग्रहों के अक्ष में जो छोड़े जाते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में भी आपको बताया गया है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स के हेडिंग्स में बताए गए तारे एवं सौर परिवार का आखिर क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं तारे, ठीक है ना। तारे जो होते हैं उनका अपना एक खुद का प्रकाश होता है, पृथ्वी से काफी दूर में स्थित होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और हमारे इस आकाशीय पिंड में, हमारे इस पूरी तरह से कहा जाए ब्रह्मांड में काफी सारे तारे हैं। कुछ तारे ऐसे हैं जो उसे काफी अब अलग रूप में देख सकते हैं, और कुछ तारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक साथ एक निर्दिष्ट पैटर्न को बताते हैं। उसे हम तारा मंडल कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। और तारों में, ठीक है ना, स्टार्स में जनरली क्या होता है, स्टार्स जो होते हैं वो जनरली आपको रात के समय दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ये ऑल द टाइम हमारे हर समय आकाश में उपस्थित है, पृथ्वी से काफी सारी करोड़ वर्ष दूर स्थित होते हैं। ठीक है ना, याद रखना आपको। और प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी एक वर्ष में एक प्रकाश वर्ष माना जाता है। इस प्रकार से देखा जाए कोई भी तारा हमारे इस पृथ्वी से काफी किलोमीटर दूर है फ्रेंड्स, इसीलिए हम उसे मापने के लिए, यानी पृथ्वी से तारों की दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना है आपको। ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कुछ बातें सौर परिवार के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं सौर परिवार, सौर परिवार सूरज के साथ शुरू होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। सूरज को भी, सूरज और उसके साथ जो 8 ग्रह हैं, ठीक है ना, उन्हें हम कह रहे हैं सौर परिवार। इसके साथ बहुत सारे और भी आकाशीय पिंड हैं जो सौर परिवार में शामिल हैं। इसके बारे में हम चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। लेकिन हालांकि आपको याद रखना है, सौर जो परिवार है ना फ्रेंड्स, वह हमारा जो सौर परिवार है वह आखिर कौन सी मंदाकिनी के अंतर्गत आता है, यह कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। तो यह मिल्की वे आकाश गंगा के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में कि आखिर किस प्रकार से आखिर ये जो सौर मंडल है, आकाश में विभिन्न प्रकार में जो तारे आपको दिखाई देते हैं, वह आखिर किस प्रकार से है आपको दिखाई देता है, और किस प्रकार के आखिर ग्रहों की स्थिति जो है वह सूरज के आकार के अनुसार, सूरज की दूरी के अनुसार आखिर किस प्रकार से दिखाई देती है। अब आपको जान लेना है कि आखिर सौर परिवार में सूरज के साथ जो 8 ग्रह हैं, उसके साथ और भी कई सारे आकाशीय पिंड शामिल हैं, जिसे हम सौर परिवार के अंतर्गत ही मानते हैं। ठीक है ना। उसमें आप कह सकते हैं धूमकेतु शामिल है, उसमें कह सकते हैं उपग्रह शामिल है, उसमें क्षुद्र ग्रह शामिल है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। ये सभी जो है वो सौर परिवार में शामिल है। सौर परिवार में विभिन्न प्रकार के उल्काएं भी शामिल होती हैं। ठीक है ना, याद रखना है। अब आपको जान लेना है कि आखिर सौर परिवार के अलावा, सौर परिवार हालांकि आकाश गंगा का ही भाग है, याद रखना है, इसके अलावा हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में कई सारे मंदाकिनियां भी पाई जाती है। याद आपको रखना है फ्रेंड्स। ठीक है ना। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर खगोलीय पिंड आखिर क्या है, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स,
जब भी आकाश में आप रात को जो जितने भी सारे आप देख पा रहे हैं, आकाश में कोई भी पिंड्स देख पा रहे हैं जो चमक रहा है फ्रेंड्स, जो दीप्तिमान है, उसे ही हम आकाशीय पिंड या फिर खगोलीय पिंड कह रहे हैं। ठीक है ना, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, रात्रि के समय आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड हैं जो कि खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड यानी वह आकाश में उसकी स्थिति होनी चाहिए तो ही वह खगोलीय पिंड है फ्रेंड्स। ठीक है ना, अब आपको जान लेना है कि सूरज, जितने भी सारे तारे होते हैं, उनका अपना खुद का प्रकाश होता है। हालांकि ग्रह और उपग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। सौर परिवार में सूरज जो है उसके पास प्रकाश है। ठीक है ना, याद रखना है, सूरज एक धधकता हुआ आग की तरह है जिसके पास काफी सारी ऊर्जाएं होती हैं और वही आग हमें धूप के रूप में मिल रही होती है फ्रेंड्स। याद रखना है आपको इन बातों को। ठीक है ना, सूरज का अपना प्रकाश होता है, हालांकि उपग्रह और ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। याद रखना है आपको इन बातों को फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ बातें जान लेंगे चंद्रमा के बारे में। तो फ्रेंड्स, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह यानी कहने का तात्पर्य, जिस तरह पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करता है, चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूरज के चारों तरफ भी घूमता है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो कि आखिर सूरज का चक्र लगाते हैं। ठीक है ना, सूरज के चारों तरफ घूमते हैं एक धुरी पर। ठीक है ना, याद रखना है आपको, एक पथ होता है उनका निर्दिष्ट रूप से। ठीक उसी प्रकार से आखिर उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। याद रखना है आपको फ्रेंड्स। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो है वह 3,84,403 किलोमीटर की है। और साथ में आपको जान लेना है कि जो चंद्रमा है ना फ्रेंड्स, उसकी जो गुरुत्वाकर्षण क्षमता है वह पृथ्वी के मुकाबले 1/6 है। इसका मतलब जिस वस्तु का वजन आखिर पृथ्वी पर 6 kg होगा, ठीक है ना, वह ही वस्तु का वजन चंद्रमा पर सिर्फ 1 किलो का होगा। यह बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है ना, और सिर्फ पृथ्वी से चंद्रमा का वह कितना परसेंटेज है जिसे आप खुली आंखों से देख पाते हैं, यानी आप आंखों से देख पाते हैं चंद्रमा का कितना परसेंटेज भाग पृथ्वी से, तो इसका उत्तर होगा 59% भाग चंद्रमा का पृथ्वी से देखा जाता है। याद रखना फ्रेंड्स। अब आपको जान लेना है कि आखिर पूर्णिमा आखिर हम किसे कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं पूर्णिमा, आप सभी जानते हैं कि आखिर चंद्रमा जो है वह क्या करता है, पृथ्वी का आखिर परिक्रमण करता है। याद रखना है, और साथ में सूरज का भी परिक्रमण करता है, यानी सूरज के प्रकाश को पाकर ही वह हमारी तरफ उस प्रकाश को परावर्तित करता है। याद रखना है, यह काम होता है चंद्रमा का, जिसके कारण से हमें चंद्रमा सबसे नजदीक आकाशीय पिंड पृथ्वी का काफी चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना, अब आपको जान लेना है कि फ्रेंड्स कि आखिर जब चंद्रमा पूरी तरह से उसका पूरा पिंड जो है वह दिखाई देता है, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है ना, जब वह पूरी तरह से गोल होता है। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता रहता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, इस दिन को अमावस्या कहते हैं फ्रेंड्स। याद रखना है, अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे हम बालचंद्र भी कहते हैं। इसके पश्चात फिर से चंद्रमा प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा जो है वह होता रहता है। 15वें दिन एक बार फिर से हम चंद्रमा का पूरा दृश्य देख पाते हैं। यह पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा का प्रदीप्त भाग की विभिन्न प्रकार की आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं, याद रखना है ये नाम, चंद्रमा की कलाएं हम कहते हैं। ये कलाएं आखिर क्या होती है फ्रेंड्स, मैंने कहा जो शेप होता है वह चंद्रमा का, वह जो होता है अलग अलग होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा चंद्रमा का वह भाग जो आखिर सूरज के प्रकाश को लेकर हमारी तरफ परावर्तित करता है, जिसके कारण से जो है वह विभिन्न प्रकार का जो भाग है चंद्रमा का वह हमें दिखाई देता है। हालांकि यह पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है।
इसीलिए इसका जो आकार है आप देख पाते हैं, सूरज का जो भाग आखिर उस चंद्रमा के भाग पर पड़ता है, उसका प्रकाश जो पड़ता है जिस तरह से, उस प्रकार से ही चंद्रमा का सिर्फ वह भाग, पतला वाला भाग आखिर पतला सा दिखाई देता है, जिसे हम बालचंद्र कह रहे हैं। और वह दिन, जिस दिन पूरी तरह से सूरज का प्रकाश आखिर चंद्रमा पर पड़ता है, वह दिन कहलाता है आखिर पूर्णिमा। याद रखना है फ्रेंड्स। हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि होती है कितने दिन की। तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि होती है 29 दिन से कुछ अधिक ही होती है। याद रखना है, ठीक है ना। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को हम माह भी यानी महीने भी कहते हैं फ्रेंड्स। याद रखना है आपको इन बातों को। और आप देख पा रहे हैं कि आखिर चंद्रमा का जो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं, वह जो है, यह आप देख पा रहे हैं एक लड़की जो है वह नोट कर रही है, ठीक है ना, अपने कॉपीज में कि कैसे आखिर चंद्रमा की जो कलाएं हैं वह हमें दिखाई देती है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर किस तरह से आखिर यह भाग जो है हमें दिखाई देता है चंद्रमा की कलाओं के रूप में। आप सभी जैसा देख पा रहे हैं, आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आखिर जो विभिन्न प्रकार के जो ग्रह और उपग्रह हैं वह सूरज की तरह प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है ना। याद रखना है। इसलिए क्या होता है, हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी तरफ परावर्तित करता है। आप देख पा रहे हैं, इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का प्रकाश परावर्तित कर हम तक पहुंचा दिया जाता है। जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया फ्रेंड्स, जैसा पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। हम लोग इस पिक्चर्स के मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो विभिन्न प्रकार से वह आखिर घटती है और बढ़ती भी है। आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं, यह है सूर्य और यहां से सूर्य से आती हुई ये रेशमी और किरणें हैं। आप देख पा रहे हैं, यह है पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ जो है यह एक घूम रहा है, आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। यह दर्शाया गया है, आखिर यह परिक्रमा दर्शाया गया है। पृथ्वी के चारों तरफ जो परिक्रमा करती है उसका नाम है चंद्रमा, आकाशीय पिंड, ठीक है ना। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह आप देख पा रहे हैं किस तरह से यह बालचंद्र से फिर धीरे धीरे बड़ा होकर एक दिन पूर्णिमा कहलाता है इस दिन से, ठीक है ना। और फिर धीरे धीरे घटते घटते वह आकार जो है वह एकदम ब्लैक और काला दिखाई पड़ता है जिस दिन अमावस्या कहलाता है। आप पिक्चर की मदद से फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। हम लोग जान लेंगे कि आखिर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है ना। याद रखना है, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया फ्रेंड्स, आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और साथ में चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूरज की परिक्रमा करता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। याद रखना आपको इन बातों को। अब आपको जान लेना है कि आखिर यह किस प्रकार से संभव है। जैसा मैंने आपको बताया कि बालचंद्र के बाद पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता जाता है। यह बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब सवाल आता है कि क्या आप चंद्रमा के उस पीछे वाले भाग को आप नहीं देख पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्यों, हालांकि चंद्रमा जो है वह हमेशा घूमता ही रहता है, ठीक है ना। उसके हर भाग को ही हम देख पा रहे हैं, लेकिन साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि चंद्रमा जिस तरह पृथ्वी से जितना खूबसूरत मनोरक जो है वह दिखाई देता है, वह उसके भूपृष्ठ जो है उतने ही ज्यादा खतरनाक है। आप देख पा रहे हैं चंद्रमा के भूपृष्ठ पर काफी बड़े बड़े धुएं, ठीक है ना, साथ में विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हैं, कंकड़ हैं, वो मौजूद हैं और बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। वह गड्ढा इतना बड़ा है कि पूरी तरह से माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है उसकी पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट भी उसमें समा जाए, इतना ही उसमें बहुत ही भयानक गड्ढा है। काफी सुनसान दिखाई जाने वाला चंद्रमा पूरी तरह से धूल से भरा हुआ है। पहली बात आपको जान लेनी है, ठीक है ना। जिस तरह आप पिक्चर्स में भी फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, ठीक है ना।
आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स पिक्चर्स में कि चंद्रमा का आखिर सतह जो है वह किस प्रकार का है। लेकिन साथ में आपको यह बात भी याद रखनी है कि 21 जुलाई 1969 को वह क्षण याद रखना है, 21 जुलाई 1969 का वह क्षण जिस दिन अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे, याद रखना है। और उनके बाद जो उन जिस आखिर साइंटिस्ट का आखिर अंतरिक्ष यात्री का आखिर कदम पड़ा, उनका नाम है एडविन ऑल्ड्रिन, याद रखना है। यह बात कई बार एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है कि आखिर आर्मस्ट्रांग ने आखिर पहली बार कदम रखे चंद्रमा पर या फिर एडविन ऑल्ड्रिन ने। तो आपको याद रखना है कि आखिर चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले जो अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका से वो बिलोंग करते थे। याद रखना आपको इन बातों को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा में आखिर न तो आखिर वायुमंडल है, न आखिर पानी है और न ही जीवन की कोई अस्तित्व जो है अब तक मिल पाई है फ्रेंड्स। वह एक धूल से भरा आखिर एक आकाशीय पिंड है जिसे हम शुष्क ग्रह के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। और साथ में आपको जान लेना है कि आखिर चंद्रमा में वायुमंडल न होने के कारण वहां पर आवाजें जो है, ध्वनियां जो है वह ट्रांसफर स्थानांतरित नहीं हो पाती हैं। वहां पर एक दूसरे पर आप जो है वह किसी की बात की कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उनके बीच जो है वायुमंडल है ही नहीं। और ध्वनि के गमन के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, जैसा आपने लास्ट के चैप्टर्स में जाना था, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसलिए चंद्रमा में हमें कोई भी बात सुनाई नहीं पड़ती है, ठीक है ना। कुछ बातें जान लेंगे तारे के बारे में। तारे जो होती है वह उनका खुद का अपना प्रकाश होता है, ठीक है ना। और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है अल्फा सेंटाउरी, ठीक है ना, याद रखना है। अल्फा सेंटाउरी जो है वह सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, याद रखना है। तारे जो होते हैं वो जनरली गैस के पिंड होते हैं, आग का गोला होता है फ्रेंड्स। उनमें से हमेशा जो आग है वह हमें दिखाई पड़ती है। आप देख पाएंगे कि जिस प्रकार से सूर्य से जो प्रकाश हमें मिलती है वह जनरली आग जो है वह जो है वो आग इतनी अंदर उसमें गर्मी होती है कि वह गर्मी हम तक पहुंच पाती है। याद रखना है साथ में यह बात भी कि सूर्य का आखिर जितना टेम्परेचर होता है उसका 2 करोड़वां भाग सिर्फ हमारी पृथ्वी तक आ पाता है, याद रखना है, जिससे हमें इतनी गर्मी जो है वो हमें फील होती है। तो सोचिए आप कि आखिर सूरज जो है वह कितना गर्म है। जितने भी सारे फ्रेंड्स तारे हैं हमारे इस ब्रह्मांड में, उन सभी का अपना लाइट है, अपना प्रकाश है, उनके अंदर अपनी एक गर्मी है मौजूद। याद रखना है इस गर्मी के कारण जो तारे हैं वो विभिन्न प्रकार के कलर के दिखाई पड़ते हैं। शायद आपको दिखाई दे वह कुछ नीले, कुछ लाल दिखाई पड़ते हैं, कुछ पीले दिखाई पड़ते हैं। यह गर्मी के कारण संभव है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है कि फ्रेंड्स आखिर सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है वह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की है। यह बात आपको जान लेनी है, ठीक है ना, याद रखना है। और फिर सूरज के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है अल्फा सेंटाउरी। मैंने कुछ देर पहले ही कहा फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। और इसकी दूरी काफी ज्यादा किलोमीटर में है, इसीलिए हम 4.3 आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी आप कह सकते हैं लगभग के ये है, ठीक है ना, इसे आप देख पा रहे हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर लाइट ईयर के बारे में, प्रकाश वर्ष के बारे में हमने पहले ही जाना कि इतनी लंबी दूरियों को व्यक्त करने के लिए हम किलोमीटर्स में हम नहीं कह सकते, इसलिए हम यूज करते हैं प्रकाश वर्ष का। प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष या सिर्फ प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि प्रकाश की चाल जो है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस तरह से एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या फिर सिर्फ प्रकाश वर्ष कहेंगे, याद रखना है। इस प्रकार से सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अल्फा जो सेंटाउरी है वह लगभग उसकी दूरी है 4.3 प्रकाश वर्ष जो है वह दूर है फ्रेंड्स। ये बात भी आपको याद रखनी है, काफी बार ये एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है।
फ्रेंड्स अब आपको जान लेना है कि आखिर जो तारे हैं वो हमें क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्यों हमें ऐसा फील होता है कि जो तारे हैं, कहने का मतलब जितने भी सारे सूर्य आप देख पा रहे हैं, सूरज जो है वह पूरब से क्यों उगकर हमें पश्चिम की तरफ डूबता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना? इसका कारण एकमात्र कारण है हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज पूरब से उदय होकर पश्चिम में अस्त हो रहा है। फ्रेंड्स यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना? अब हम कुछ बातें जान लेंगे ध्रुव तारा के बारे में। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये ध्रुव तारा है फ्रेंड्स। ये आप देख पा रहे हैं पृथ्वी का जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आप देख पा रहे हैं। किसे कहते हैं? उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित में एक तारा है ध्रुव तारा। ठीक है ना? ये वास्तव में तारा नहीं है फ्रेंड्स, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना? और ना ही ध्रुव तारा सौर परिवार का कोई सदस्य है, याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है ना? वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा ही तारा है जो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता प्रतीत नहीं होता है, याद रखना है फ्रेंड्स। पृथ्वी के अक्ष के बिल्कुल समानांतर सीध में रेखा में स्थित है ध्रुव तारा, इसलिए यह जो है वह हमें घूरता हुआ नहीं दिखाई देता है। ध्रुव तारा की स्थिति जो है होती है कुछ उत्तरी होती है, याद रखना है, उत्तर की दिशा में इसे आप देख पाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना? साथ में आपको जान लेना है कि आखिर तारा मंडल आखिर क्या होता है। तारा मंडल तारों का समूह, याद रखना है। तो पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले जो तारों का जो समूह होता है, ऐसे तारों का समूह जिसे हम पहचान सकते हैं, उनका एक प्रॉपर रूप से पैटर्न क्रिएट हो सकता है, उसे हम कहते हैं तारा मंडल, याद रखना है। ठीक है ना? तारा मंडल पर शोध आखिर प्राचीन कालों से है, कई हजारों सालों से आखिर तारामंडल पर शोध जो है वो हो रहे हैं। और तारामंडल का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है हमारे इस दैनंदिन जीवन पर, यानी मनुष्य के दैनंदिन जीवन पर पड़ता है, इसे भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है ना? साथ में आपको जान लेना है कि तारामंडल जो है इसे आप देख पाएंगे दूरबीन के सहारे, याद रखना है, दूरबीन के सहारे आप आसानी से तारामंडल को देख पाएंगे। लेकिन साथ में आपको याद भी याद रखनी है कि बहुत ऐसे तारामंडल हैं जिन्हें हम खुली आंखों से भी देख पाएंगे अगर हम आकाश में गौर करेंगे तो, याद रखना है। ठीक है ना? रात्रि के समय कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। ठीक है ना? इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा आखिर दिखाई देता है और रात्रि के आकाश में उसे हमें कहां देखना होगा। जैसा आप सभी फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, यह है तारामंडल। आप देख पा रहे हैं ग्रेट बियर, ओरियन और कैशोपिया और लियो मेजर आप देख पा रहे हैं। ये आप चार मुख्यतः रूप से आपको तारामंडल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? और इसमें तारों की संख्या जो है वह कई बार एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, उनका पैटर्न आखिर पूछा जाता है आपको निर्दिष्ट रूप से फ्रेंड्स। ठीक है ना? इसलिए इसे आपको अच्छे तरीके से समझना है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ग्रेट बियर, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स ये ग्रेट बियर का पिक्चर्स है। ठीक है ना? और ये है ओरियन का पिक्चर्स, ये है कैसोपिया और लियो मेजर का ये पिक्चर है। ठीक है ना? सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं, जिसे आप गर्मियों के समय में रात्रियों के प्रथम में आप देख सकते हैं। ठीक है ना? ग्रेट बियर या फिर आप अर्सा मेजर भी उसे आप कह सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डीपर की बहुत सारे नाम है, इस तारामंडल के आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे नाम है। बिग डीपर देख पा रहे हैं आप पिक्चर्स में, ठीक है ना, बिग डीपर और ग्रेट बियर, ठीक है ना, अथवा सप्तऋषि मंडल भी हम इसे कहते हैं। इस तारामंडल में कुल 7 जो है स्पष्ट रूप से आपके तारे आपको दिखाई पड़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना? याद रखना है, यह एक बड़ी कलची तत्व अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा यह प्रतीत होता है, जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। ठीक है ना? इस तरह का कलची जो है वह ऐसा लगता है, उसमें प्रतीत होता है, आप देख पाएंगे फ्रेंड्स अच्छी तरह से। इसमें 7 सप्तऋषि मंडल यानी 7 तारे जो है वह उसमें मौजूद है। 3 और चौथा हो गया ये, 5वां हो गया ये, और 6th हो गया ये, और 7th हो गया ये। 7 तारे एक साथ आप दिखाई पड़ेंगे, एक निर्दिष्ट पैटर्न को बताता हुआ सप्तऋषि मंडल कहलाता है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से ओरियन और कैशोपिया और लियो मेजर का भी निर्दिष्ट पैटर्न है जो यह बताता है, ठीक है ना, कि आखिर इस प्रकार की आकृति को वह तैयार कर रहा है।
तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर किस प्रकार से ध्रुव तारा, ठीक है ना, ध्रुव तारा के पोजीशन को आप किस तरह निकाल पाएंगे, किस तरह आप उन्हें पहचान पाएंगे कि आखिर ध्रुव तारा किस ओर आखिर उपस्थित है हमारे आकाश में, ठीक है ना। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ये अर्सा मेजर सप्तऋषि मंडल, ठीक है ना। सप्तऋषि मंडल में लास्ट के जो दो तारे हैं जो अर्सा मेजर आप देख पा रहे हैं, ये लास्ट के दो तारे अर्सा मेजर से आप देख पाएंगे कि यहां से ठीक 5 गुना लास्ट के दो तारे, अगर आप पिक्चर्स में इसे मिलान करने की कोशिश करें आप देख पाएंगे, ठीक है ना। देख पा रहे फ्रेंड्स आप कि आखिर ये जो पिक्चर बनेगा कुछ ऐसा जिस तरह आपने जाना। तो यहां पर जो लास्ट के जो दो तारे हैं, ठीक है ना, यहां से ठीक ऊपर लंबवत अगर सिर्फ इनके 5 गुना इस जगह के आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये जो दो तारों का जो पोजीशन है इस जगह से सिर्फ 5 गुना अगर हम ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है ना, सिर्फ 5 गुना, तो आपको दिखाई पड़ेगा आखिर ये 5 गुना अगर हम बढ़ते हैं तो ध्रुव तारा का पोजीशन जो है वो दिखाई देगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, देख पाएंगे आप। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर सभी तारे जो हैं, ऐसा लगेगा प्रतीत होगा आकाश में कि ध्रुव तारे की तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है खुद वह रोटेट हो रहा है, घूम रहा है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की तरफ, याद रखना है, ठीक है ना। अब हमें जान लेना है एक और तारामंडल के बारे में। ओरियन एक विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्यरात्रि के समय देख पाते हैं। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि ओरियन को आप कब देख पाएंगे। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इससे भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। ओरियन को शिकारी भी कहते हैं। इसके बीच में के मध्य में यानी बीच में जो 3 जो तारे हैं, ठीक है ना, जो शिकारी के बेल्ट की तरह उसे निरूपित करते हैं, याद रखना है। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई पड़ते हैं, यानी 4 चतुर्भुज वाले तारे, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं एक बेल्ट और बेल्ट के सहारे दोनों क्वाड्रिलेटरल जो चारों चतुर्भुज जो है वह जुड़ा हुआ है, देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यह शिकारी तारा भी इसे हम कहते हैं, याद रख रहे हैं। वास्तव में यह शिकारी है नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह शिकारी के रूप में प्रतीत होता है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना है। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा है सीरियस, यानी लुब्धक। ओरियन के निकट में यह दिखाई देता है, और अगर सीरियस को ढूंढना जाए तो ओरियन के बीच के जो मध्य तारे हैं उनसे भी गुजरने वाली रेखा को आप कल्पना कीजिए, जैसा कि पिक्चर्स में दिखाया गया है। उनके बीच से गुजरने वाली रेखा के आप देख पा रहे हैं, उनसे कुछ दूरी पर देख पाएंगे आप इसकी ही अनुदिश पूर्व दिशा की ओर आप देख पाएंगे। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा जिसे हम सीरियस कह रहे हैं, जैसा फ्रेंड्स आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स अब हम जान लेंगे कि उत्तरी आकाश में एक अन्य तारामंडल है जिसे हम कैसोपिया कह रहे हैं। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है और अंग्रेजी के अक्षर W और या फिर आप M के बिगड़े रूप के तरह यह दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, कैसोपिया। अब आपको जान लेना है कि तारामंडल में सिर्फ 4 या 5 या 8 तारा नहीं होता, ये फिर 7 जो तारों का समूह नहीं होता है। वास्तव में कई तारा, कोई भी तारामंडल काफी सारे तारों का समूह होता है, लेकिन उसमें से कुछ निर्दिष्ट पैटर्न को बताने वाले तारा को ही हम तारामंडल कह रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना फ्रेंड्स। अब हम लोग जान लेंगे आखिर सौर परिवार के बारे में, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग जान लेंगे कि सूर्य से आखिर दूरत्व के अनुसार आखिर ग्रहों की जो क्रमानुसार है वो आखिर क्या है। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स पिक्चर्स में, सूर्य से दूरी के अनुसार इनके ग्रह जो है कुछ इस प्रकार के हैं। जो ग्रह हैं जो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं वह है बुध, वह है शुक्र, वह है पृथ्वी, वह है मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, और साथ में ये अपनी दूरी पर भी घूमते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, ठीक है ना, याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, याद रखना फ्रेंड्स आपको, ठीक है ना। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सौर मंडल का लाल ग्रह माना जाता है मंगल को, याद रखना है आपको इन बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आयरन की उपस्थिति काफी ज्यादा होती है। सौर मंडल का नीला ग्रह है हमारी पृथ्वी, याद रखना है। सौर मंडल का
आखिर आप जानेंगे सबसे ठंडा जो ग्रह है वह है नेपच्यून, सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है फ्रेंड्स। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हमें जान लेना है कि आखिर सूर्य से दूरी के अनुसार हम ग्रहों की जो उपस्थिति है, ठीक है ना, वो किस प्रकार से स्थिति को दर्शाएंगे, वो भी ड्राइंग के अनुसार। ड्राइंग में हम किस तरह से दर्शाएंगे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ड्राइंग से सजाना है आखिर सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम। कई बार एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स अब हम लोग चलिए जान लेते हैं आखिर सूर्य के बारे में। तो सूर्य सबसे हमारा निकटतम तारा है, जैसा आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। और हमेशा यह ऊष्मा को यह क्या करता है, उत्सर्जित करता रहता है। पृथ्वी में जितने भी सारे ऊर्जा का जो स्रोत है वह है सूर्य, ठीक है ना, याद रखना है। और सभी ग्रहों की ऊष्मा का जो स्रोत है वह सूर्य ही है। अब आपको जान लेना है ग्रहों के बारे में, ठीक है ना। ग्रह जो होते हैं यह तारों की तरह प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स कुछ देर पहले ही बताया, ठीक है ना, याद रखना है आपको। ग्रहों और तारों में अंतर यह है कि आखिर ग्रह जो होते हैं उनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, तारों में अपना प्रकाश होता है, ठीक है ना। जबकि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखना है, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है कि आखिर प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है, इस पथ को हम उसकी कक्षा कहते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ये कई बार फ्रेंड्स एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है, याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जैसे ही दूरी बढ़ती रहती है उस तरह ही उसका परिक्रमण काल जो है वह बढ़ने लगता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखना आपको इन बातों को। और जितने भी सारे आप देख पा रहे हैं ये कुछ एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप हैं, अगर आप करना चाहते हैं अपने एनवायरमेंट में, अपने आसपास में, स्कूल्स में या अपने घर में, आप देख पा रहे हैं किस तरह से यह जो सूर्य है और उसके चारों तरफ से सभी ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। और लट्टू की भांति ग्रह जो होती है वह अपनी लट्टू की तरह जो है अपने अक्ष पर वह घूमती रहती है। हालांकि इतना स्पीड्स नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन उसी तरह से दिखाया गया है कि आखिर सूर्य की परिक्रमा जो है होती है वह कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ सूर्य की परिक्रमा जो है वह कंप्लीट करता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब है कि आखिर जैसे कुछ ग्रह के ज्ञात उपग्रह, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह, चंद्रमा के बारे में फ्रेंड्स आपने जाना, ठीक है ना। चंद्रमा पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है, इसके अलावा बहुत ऐसे उपग्रह हैं जो कि आखिर कृत्रिम रूप के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हमें जान लेना कुछ बातें बुध के बारे में। बुध सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है ना, हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। और हालांकि याद रखना है आपको कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद यह क्षितिज पर इसे देखा जा सकता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। साथ में हमें जान लेना है शुक्र ग्रह सबसे ग्रहों में पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है ये शुक्र, ठीक है ना। कभी कभी सूर्य पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पहले जो है वो दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी यह पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रातः का जो तारा है, संध्या तारा, हम इसे कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। शुक्र के बाद हमें जान लेना है कुछ बातें पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का एक ही सौर परिवार का एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन जो है वह विद्यमान है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसलिए नीला ग्रह भी इसे हम कह रहे हैं। इसके चारों तरफ पर्यावरण है, वायुमंडल है, ताकि और किसी भी ग्रहों में ऐसा जो है वह नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें जल की उपस्थिति है, सही ताप है, ओजोन मंडल है, याद आपको इन बातों को ही रखना है फ्रेंड्स। और इसे नीला ग्रह भी हम कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स पृथ्वी भी अपने अक्ष पर वह सीधी खड़ी नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। वह अपने अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर वह पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। साथ में आपको जान लेना है मंगल के बारे में। मंगल जो है वह अगला ग्रह मंगल है, ठीक है ना। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के या फिर रक्ताभ ग्रह के रूप में हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें आयरन्स की जो संख्या है काफी ज्यादा होती है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, याद रखना है। बृहस्पति सौर ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह, यह ग्रह इतना बड़ा है कि 1300 पृथ्वी इस पर समा सकती है, याद रखना है, ठीक है ना। द्रव्यमान जो है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखनी है। और अपने अक्ष पर अत्यधिक
तीव्र गति से यह घूर्णन भी करता है, जिसके बारे में मैंने फ्रेंड्स आपको कुछ देर पहले ही बताया, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं बृहस्पति और उसके 4 बड़े उपग्रह, ठीक है ना, और सबसे बड़ा उपग्रह मैंने कौन सा है वह भी बताया, ठीक है ना। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है ना, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी, इसके बाद है बृहस्पति के बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे शनि के बारे में। बृहस्पति के परे शनि उसके बाद यानी शनि है, जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है, याद रखना है। और एक वलय है जो इसे हमेशा घेरे हुए रखता है और अद्वितीय बनाता है, ठीक है ना। यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है फ्रेंड, इसे हम दूरदर्शक की माध्यम से दूरबीन की मदद से हम देख पाएंगे, याद रखना है, ठीक है ना। साथ में फ्रेंड्स आपको एक बात भी जान लेना है कि आखिर मंगल, ठीक है ना, और बृहस्पति के बीच बहुत से छोटे छोटे आखिर ग्रह पाए जाते हैं, टुकड़े होते हैं। ग्रह यानी यहां पर ग्रह कहने का मतलब है, क्षुद्र ग्रह कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे धुआं, ठीक है ना, धुंधले, बहुत सारे ऐसे पत्थर के टुकड़े, मेटल के टुकड़े वह उपस्थित रहते हैं, याद रखना है आपको। यह भी कई बार आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। साथ में आपको जान लेना है कि शनि के बारे में एक रोचक बात कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है और इसका घनत्व जल से भी कम है फ्रेंड्स, याद रखना है, ठीक है ना। और हमें जान लेना है कि यूरेनस और नेपच्यून के बारे में इन शॉर्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये सौर परिवार का सबसे बाह्यतम ग्रह है, ठीक है ना। यह केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही इन्हें देखा जा सकता है, हालांकि ये काफी दूर है, इसलिए दूरबीन की सहायता के बिना आप इसे नहीं देख पाएंगे। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है, याद रखना है, ठीक है ना। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है, जैसा फ्रेंड्स आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा अपने अक्ष पर झुका हुआ है, इसलिए लुढ़कता यह हुआ ये प्रतीत होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि सौर परिवार के प्रथम 4 जो आखिर ग्रह है वह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, ठीक है ना। इसे हम आंतरिक ग्रह कह रहे हैं, ठीक है ना। और आंतरिक ग्रह के बाद जो मंगल की कक्षा से बाहर जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आंतरिक ग्रह की तुलना में कई दूर हैं, इसीलिए इसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में भी कई बार आपको एग्जामिनेशंस में फ्रेंड्स पूछा जाता है, याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब है कि सौर परिवार में कुछ अन्य सदस्य, सौर परिवार में ग्रह उपग्रह के अलावा भी क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं। जैसा मैंने कहा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी सा अंतराल है, इन अंतराल में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड जो ने घेर के रखा है, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, याद रखना है। जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स कुछ देर पहले ही बताया, आप पिक्चर्स में भी बड़ी आसानी के साथ इसे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग जान लेंगे धूमकेतु के बारे में। जैसा पिक्चर्स में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार का ही सदस्य होता है, ठीक है ना, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमा काल काफी अधिक होता है, ठीक है ना। धूमकेतु सामान्यतः जो होती है वो चमकीले सिरे, लंबी पूंछ वाले होते हैं। वास्तव में होता क्या है फ्रेंड्स, यह काफी स्पीड से धूमकेतु सूर्य के समीप से आ जाता है। इसकी पूंछ आकार में बड़ी होती है और धूमकेतु काफी सालों के बाद, लगभग 75 वर्षों के बाद ये एक बार जो है वह दिखाई देती है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं 76 वर्षों के अंतराल में यह दिखाई देता है। इसे सन 1986 में देखा गया था, ठीक है ना, याद रखना है। अब आप बताएं कैलकुलेशंस के साथ कि ये 75 से 76 वर्ष के बाद अब ये कब दिखाई देगा, ठीक है ना, याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर उल्का क्या है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आखिर रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तो चंद्रमा भी न दिखाई दे, तो आप कभी आकाश में प्रकाश का एक पिंड देखेंगे, चमकीली सी धारी जो आप देख पाएंगे, इसे ही हम शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है फ्रेंड्स, यह भी आपको कई बार पूछा जाता है कि आखिर शूटिंग स्टार जो है क्या वह तारा है, तो वास्तव में ये तारा नहीं है फ्रेंड्स, ये उल्का पिंड होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है, इन्हें हम उल्का कहते हैं, ठीक है ना। उल्का इतने वायुमंडल इतनी तेजी के साथ हमारे वायुमंडल में प्रविष्ट करते हैं कि उसमें बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, घर्षण होती है वायु के साथ, इसीलिए वह आग के समान आती हुई प्रतीत होती है हमारी इस पृथ्वी की तरफ, याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। लेकिन हालांकि बहुत सारे उल्का पिंड जो है वह वायुमंडल में ही घिस कर खत्म हो जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे पिंड हैं जो हमारी पृथ्वी पर आ पहुंचते हैं, यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्ण रूप से वह वाष्पित नहीं होती है और पृथ्वी पर
पहुंच जाती है या पृथ्वी पर पहुंचता है उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को। उल्का पिंड जो है वो कई बार आपको पिक्चर्स के रूप में भी आप देख पाएंगे न्यूज़पेपर्स में, या फिर आप टीवी में भी देख पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कृत्रिम उपग्रह के बारे में। तो फ्रेंड्स उपग्रह के बारे में आपने जाना कि आखिर उपग्रह वो क्या होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, और ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूरज की भी ये परिक्रमा करते हैं, याद रखना है। सौर परिवार के बारे में भी आपने जान लिया फ्रेंड्स। कृत्रिम उपग्रह क्या है? कृत्रिम उपग्रह वह उपग्रह है जिसे मानव बनाते हैं, ठीक है ना, और किसी भी ग्रह की अक्ष में छोड़ते हैं, याद रखना है, और उस ग्रह के उसकी अक्ष के चारों तरफ वह घूर्णन करता है। याद रखना है हमारा या पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्र यानी चंद्रमा, याद रखना है। अब जान लेना कृत्रिम उपग्रह क्या है। तो कृत्रिम उपग्रह मनुष्य तैयार करता है फ्रेंड्स, याद रखना है। कृत्रिम उपग्रह आप जानेंगे कि इसका जो निमोचन है, प्रमोचन है, वह पृथ्वी से किया जाता है, याद रखना है। यह पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इससे उपयोग किया जाता है, ऐसे उपग्रहों का उपयोग किया जाता है, याद रखना है। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रह का निर्माण किया और उससे प्रमोशन भी किया, लेकिन आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। यह काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और कुछ अन्य भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट है या फिर IR आप देख पा रहे हैं, IRS, इसके अलावा कल्पना आई या कल्पना 1 या एडुसेट इत्यादि, ये जो उपग्रह है काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एडुसेट जो है वो एडुकेशन के पर्पज से बनाई गई थी, याद रखना है। एडुकेशन के पर्पज में जो भी आप लाइव स्ट्रीमिंग एजुकेशन आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, जो भी एजुकेशन के लिए वीडियो आप यूट्यूब में, इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर जो भी आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हुआ एडुसेट जो है वो काम कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और कल्पना 1, कल्पना हमारे भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक थी, कल्पना चावला, ठीक है ना, जिसके नाम से ये कल्पना 1 जो है कृत्रिम उपग्रह का नाम दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है ना। और इन उपग्रह का काम आखिर क्या होता है? तो इन उपग्रहों का काम मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो अथवा टेलीविजन के संकेत, मोबाइल का इस्तेमाल, इसके अलावा दूरसंचार और सुदूर संवेदन के लिए इनका प्रयोग होता है। और इस तरह से हेल्प कर कर आज हम अपने छोटे से छोटे डिवाइस में भी हम जो है बड़ी आसानी के साथ हम शिक्षा, एजुकेशन के साथ विभिन्न प्रकार के जो काम है वह कर पा रहे हैं, सिर्फ इस उपग्रह की मदद से। आप देख पा रहे हैं ये उपग्रह जो है यह तरंगों को यह रिसीव करता है, फिर उन्हें वह हमारी पृथ्वी की तरफ छोड़ता है, याद रखना है। ये तरंग का पूरी तरह से काम है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का ये काम होता है। ये आप देख पा रहे हैं यह उपग्रह है जिसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है और मनुष्य के द्वारा इसे बनाया जाता है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में फ्रेंड्स, ठीक है ना। हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देख ले रहे हैं कि आखिर सवाल नंबर 1 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है फ्रेंड्स। जैसा आप सभी फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आखिर कौन कौन से ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो सौर परिवार के सदस्य हैं और कौन है जो नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस सवाल के उत्तर के रूप में, विकल्प के रूप में आपको 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। अब इन्हीं में से एक उत्तर है। नंबर क विकल्प है क्षुद्रग्रह, नंबर ख है उपग्रह, नंबर ग है तारामंडल और नंबर ग है धूमकेतु। तो निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा तारामंडल। तारामंडल सौर परिवार का फ्रेंड्स सदस्य नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। बाकी सभी सौर परिवार के सदस्य हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर सवाल नंबर 2 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? इस प्रश्न के विकल्प के रूप में आपको दिए गए हैं 4 विकल्प, सीरियस, बुध, शनि और पृथ्वी। तो इनमें से कौन है जो सूर्य का ग्रह नहीं है, यानी सौर परिवार का सदस्य नहीं है फ्रेंड्स, सूर्य का ग्रह नहीं है? तो बुध है फ्रेंड्स, नंबर ख शनि भी है फ्रेंड्स और नंबर घ पृथ्वी भी है। लेकिन सीरियस जो है वह सौर परिवार का सदस्य नहीं है फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, ठीक है ना। तो आपका उत्तर होगा सीरियस जो है वह सौर परिवार का सदस्य नहीं है।
आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 के लिए। देख लेंगे प्रश्न नंबर 3 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि, अब आंसर्स के रूप में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। नंबर क, हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। नंबर ख, हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है। नंबर ग, पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ ही भाग को ढकती है। नंबर घ, चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियत यानी स्थिर नहीं है। तो चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण इनमें से कौन सा होगा फ्रेंड्स? 4 विकल्प है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आखिर चंद्रमा की कलाओं का घटने का जो कारण है वह है, आखिर वह पृथ्वी, जिस तरह पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूरज की परिक्रमा करता है। इसीलिए सूरज का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो वह कुछ क्या करता है, वह लाइट को हमारी तरफ परावर्तित करता है। अतः हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक है ना। और इसलिए चंद्रमा की जो कलाएं हैं वह हमें घटती हुई प्रतीत होती है। याद रखना है आपको इन बातों को। तो फ्रेंड्स इस सवाल का उत्तर आपका होगा नंबर क, हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी ये वाला जो नंबर क है विकल्प, ये आपका उत्तर होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 4 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको कथन दिए जा रहे हैं जो कि रिक्त है, आपको भरना है, ठीक है ना। नंबर क में पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स आपसे कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह डैश है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह आखिर कौन सा है। तो फ्रेंड्स सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है नेपच्यून, याद रखना है आपको, ठीक है ना। नंबर ख, आगे बढ़ेंगे, वर्ण में रक्ताभ प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि आखिर जो वर्ण में, जो कलर में रक्ताभ यानी ब्लड जैसा दिखाई देने वाला जो ग्रह है, जो प्लैनेट्स है, वो कौन है, वह है मार्स यानी मंगल। आपको मंगल लिखना है फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे नंबर ग में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। तारों के ऐसे समूह जो कोई पैटर्न को बनाते हो डैश कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स तारों के ऐसे समूह जो एक निर्दिष्ट पैटर्न को बनाते हैं उसे हम तारा मंडल कहते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसके बारे में आपने वीडियोस में भी जाना, आपके बुक्स में भी दी हुई है, ठीक है ना। तारों का एक समूह जो निर्दिष्ट पैटर्न को बनाता है उसे हम क्या कह रहे हैं, तारा मंडल, और इसका इफेक्ट जनरली ह्यूमन बीइंग्स पर भी पड़ता है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था। नंबर ग, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे खगोलीय पिंड यानी ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम कहते हैं उपग्रह, याद रखना है, उपग्रह हम उन्हें कहते हैं। उपग्रह 2 तरीके का होता है, नेचुरल यानी प्राकृतिक और कृत्रिम, याद रखना है। इनसेट वगैरह, कल्पना 1 वगैरह, ये जितने भी सारे हैं ये क्या है, यह है कृत्रिम उपग्रह, यानी कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं और नेचुरल भी होता है। और पृथ्वी का जो नेचुरल यानी प्राकृतिक उपग्रह है, अगर ऐसा भी सवाल आता है तो आप लिखेंगे पृथ्वी का नेचुरल यानी प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे नंबर अंकों में क्या पूछे गए हैं। नंबर अंकों में पूछे जा रहे हैं हमसे शूटिंग स्टार वास्तव में डैश नहीं है। तो फ्रेंड्स शूटिंग स्टार जो है वह वास्तव में स्टार्स है ही नहीं, वह क्या है, उल्का पिंड होते हैं, ठीक है ना। वह आकाशीय खगोलीय पिंड से उड़ता हुआ हमारी पृथ्वी की तरफ आता हुआ वह एक पिंड है, वह एक पत्थर जैसा संरचनाई होती है। बहुत समय बहुत सारे धातु भी आते हैं, याद रखना है, और उनकी वेग इतना ज्यादा होता है, उसमें इतना केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो जिसके कारण से वह बिल्कुल ऐसा लग रहा है, लगता है कि वह जलता हुआ एक बॉल जो है वह हमारी पृथ्वी की तरफ आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, जान लेंगे नंबर 4 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। क्षुद्र ग्रह डैश तथा डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह मंगल, याद रखना है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो है वह पाया जाता है। अब देख पा रहे हैं मैंने आपके लिए उत्तर में भी लिख के रखा है, क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यह काफी बार जो है एग्जामिनेशंस में फ्रेंड्स पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह के पाए जाने वाली जगह होती है वो आखिर कौन सी है। तो वह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। काफी सारे टुकड़े होते हैं, ठीक है ना, काफी सारे पत्थर के टुकड़े, डस्ट वगैरह होते हैं इसमें शामिल होते हैं, और वह भी
जो है वह पूरी तरह से क्या एक वृत्ताकार रूप में होता है। मैंने आपको वीडियोस में भी बताया था फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे आखिर प्रश्न नंबर 5 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5 फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। तो फ्रेंड्स जो कथन सत्य है उस पर ट्रू, जो गलत है उसे फॉल्स, ठीक है ना। ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है, तो फ्रेंड्स यह कथन पूरी तरह से असत्य है। ध्रुव तारा जो है वह सौर परिवार का सदस्य नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। नंबर ख, बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। क्या यह बात सही है फ्रेंड्स कि बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है? तो हाँ, बुध जो है वो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। और सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। नंबर गो, यूरेनस सौर परिवार का सबसे दूरतम यानी काफी डिस्टेंस वाला, काफी दूर में स्थित ग्रह है यूरेनस। क्या? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा नहीं, यूरेनस नहीं है नेपच्यून। याद रखना है। नंबर घ, इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, इनसेट एक कृत्रिम उपग्रह है। कल्पना 1 यह एक कृत्रिम उपग्रह है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। एडुसैट यह भी एक कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है ना। तो यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसकी वजह से हम विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, हम जितने भी सारे रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं उनके थ्रू हम विभिन्न प्रकार की चीजों को ऑपरेट कर पाते हैं। टेलीविजन, ट्रांजिस्टर्स, मोबाइल को हम ऑपरेट कर पाते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। तो इनसैट एक कृत्रिम उपग्रह है, तो बिल्कुल सही। अंग, हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। तो फ्रेंड्स यह बात पूरी तरह से गलत है कि हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। हमारे सौर परिवार में केवल 8 ग्रह हैं, ठीक है ना। पहले यह मान्यता प्लूटो को भी दी गई थी, बट अभी वह प्लूटो हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं है, याद रखना है। नंबर 4, ओरियन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स यह बात पूरी तरह से गलत है कि ओरियन जो तारामंडल है सिर्फ दूरदर्शक के माध्यम से देखा जाता है। इसे हम खुली आंखों से भी देख सकते हैं। अगर आप विंटर के सीजन में मिडनाइट के टाइम अगर आप बाहर निकले आकाश की तरफ अगर आप देखें तो ओरियन तारामंडल को आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको आकाश को काफी गौर से देखना पड़ेगा, तभी आप इसे देख पाएंगे, ठीक है ना। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 6 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, स्तंभ 1 के शब्दों का स्तंभ 2 के या अधिक पिंडों या पिंडों के समूह से मिलान कीजिए। यानी स्तंभ 1 में आपको कुछ बताए गए हैं और स्तंभ 2 में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, मिलान करना है सही रूप से, ठीक है ना। आंतरिक ग्रह स्तंभ 1 में, बाह्य ग्रह स्तंभ 1 में, नंबर ग में है तारामंडल और नंबर घ में है पृथ्वी का उपग्रह। ये 4 आपको दिए गए हैं शब्द। और नंबर 2 स्तंभ में दिए गए हैं शनि, ध्रुव तारा, सप्तर्षि, चंद्रमा, पृथ्वी, ओरियन और मंगल। अब आपको मिलान करना है सही रूप से, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। फ्रेंड्स आप लिखेंगे आंतरिक ग्रह के, आप सामने बिल्कुल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पृथ्वी तथा मंगल। या आंतरिक ग्रह के कैटेगरीज में आते हैं। नंबर ख फ्रेंड्स आप लिखेंगे बाह्य ग्रह। तो फ्रेंड्स बाह्य ग्रह कौन है, तो है शनि, याद रखना है। उसे हम क्या कहते हैं, शनि बाह्य ग्रह कहलाता है, याद रखना है। नंबर ग तारामंडल, तारामंडल कौन कौन से हैं, सप्तऋषि तारामंडल है और ओरियन तारामंडल है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आपने इस चैप्टर्स में भी जाना, वीडियोस में भी जाना। और पृथ्वी के उपग्रह है चंद्रमा, आप सभी जानते हैं पृथ्वी का एक उपग्रह है नेचुरल, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 7 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 7, यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश के किस भाग में पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आते हैं कि यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश के किस भाग में फ्रेंड्स पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होना चाहिए कि आखिर यह पश्चिमी क्षितिज में दिखाई देता है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, ठीक है ना, सूर्यास्त के बाद। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं सवाल का उत्तर आपको किस तरह से देना है। तो फ्रेंड्स आप लिखेंगे शुक्र सूर्यास्त के बाद दिखाई देता है, यही कारण है कि इसे संध्या तारा भी कहा जाता है, याद रखना है। यह पश्चिमी क्षितिज में दिखाई देता है, याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 8 आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, सौर परिवार से सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स सौर परिवार से सबसे बड़े ग्रह कौन कौन से हैं, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए सवाल का उत्तर देख लेते हैं।
फ्रेंड्स सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह के रूप में आप क्या लिखेंगे? तो फ्रेंड्स आप लिखेंगे बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, या इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वी इस विशालकाय ग्रह के अंदर समा सकती है। याद रखना है कितना, 1300 पृथ्वी इस विशालकाय ग्रह के अंदर समा सकती है, याद रखना है। हालांकि बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 318 गुना है, द्रव्यमान लेकिन जो है वह है 318 गुना, लेकिन 1300 पृथ्वी उसमें समा सकती है, याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 9 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9 आप देख पा रहे हैं, तारामंडल क्या होता है, किन्हीं दो तारामंडल के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स तारामंडल क्या होता है, मैंने आपको फ्रेंड्स वीडियोस में भी बताया, आपके बुक में भी लिखी हुई है। तारामंडल आखिर क्या होता है, तारों का एक निर्दिष्ट समूह होता है जो एक निर्दिष्ट शेप को बनाता है, एक निर्दिष्ट समूह होता है, याद रखना है। वो बिल्कुल हट के होता है, अलग होता है थोड़ा, तो उन्हें हम तारामंडल कहते हैं। और दो तारामंडल के आपको नाम भी बताने हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सवाल का उत्तर के रूप में हम देख ले रहे हैं कि आखिर हमें क्या लिखना है। आपको लिखना है फ्रेंड्स, पहचानने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल हम कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। तारामंडल के बारे में आपकी बुक में बहुत सारे पिक्चर्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। मैंने आपको कई बार वीडियोस में भी बताए, याद रखना है। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे सप्तर्षि, ओरियन, इसके अलावा कैशोपिया इत्यादि, ये सभी तारामंडल हैं। और तारामंडल का इफेक्ट जो है होता है वो ह्यूमंस में बहुत ज्यादा पड़ता है, याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 10 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 10, सप्तर्षि तथा ओरियन, याद रखना है, सप्तर्षि तथा ओरियन तारामंडल के प्रमुख तारों की आपेक्षिक स्थितियों दर्शाने के लिए आरेख को खींचिए। आपको बताना है कि आप किस तरह आप समझ पाए हैं, ठीक है ना। सप्तर्षि मंडल को आप किस तरह से समझ पाए हैं, ओरियन तारामंडल को आप किस तरह से समझ पाए हैं, आपको तारों की स्थिति को बताना है, मिलान भी करनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स, आरेख की सहायता से। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं, आपको उत्तर के रूप में आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स। आपको उत्तर के रूप में ड्राइंग का एक पैटर्न जो है वो क्रिएट करना है। आप देख पा रहे हैं यहां से एक तारा जो है इस तरह से सजाया गया है, आप देख पा रहे हैं 3 तारा यहां पर बिल्कुल ऊपर में है, और एक तारा आप यहां लेंगे, 4th नंबर ये तारा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद 4 के बाद 5th देख पा रहे हैं आप, फिर देन 6th, ठीक है ना, और देन 7th, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं तारों की जो स्थिति है, सप्तर्षि मंडल 7 होंगे इसमें। ये स्थिति को आपको, पैटर्न को आपको याद रखना है, ठीक है ना, और मिलान करना है। आगे बढ़ेंगे, ओरियन को देख लेंगे फ्रेंड्स। अब देख पा रहे हैं ओरियन में किस तरह से है पैटर्न दिया हुआ, देख लीजिए अच्छे से। काफी बार एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है ओरियन तारामंडल, ठीक है ना, इसका मिलान करना है। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल यहां पर 2 चतुर्भुज हैं, आप देख पा रहे हैं 2 चतुर्भुज पंचभुज जो है, देख पा रहे हैं आप, मिला दिया गया है इसे, ठीक है ना। ये दोनों इस जगह पर टच हो जा रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है ना। इसे आपको अच्छे से ड्राइंग करना है, अपने कॉपीज में करना है, इसको बनानी है, ठीक है ना। इसके लोकेशंस को अच्छे से समझना है फ्रेंड्स। आप अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, ओरियन तारामंडल और सप्तर्षि तारामंडल। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेंगे कि आखिर सवाल नंबर 11 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 11, ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि आखिर ग्रह के अतिरिक्त और कौन कौन से ऐसे आकाशीय पिंड हैं जिसे हम सौर परिवार के अंतर्गत हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वह है फ्रेंड्स, आप लिखेंगे उत्तर के रूप में धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे 12 नंबर क्वेश्चंस में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12, व्याख्या कीजिए कि सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपके बुक्स में भी है, मैंने आपको बताया भी कि आखिर सप्तर्षि अगर आप ज्ञात कर ले रहे हैं तो आसानी से आप ध्रुव तारे की स्थिति को ज्ञात कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं सवाल का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है। तो फ्रेंड्स आप लिखेंगे कि सप्तर्षि के अंत में 2 सितारे, याद रखना है, आकृति में चिन्हित ए और बी को देखें। इस तारों से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना करें। इस काल्पनिक रेखा को ए से बी उत्तर की दिशा की ओर बढ़ाएं, ठीक है ना। दोनों सितारों के बीच की दूरी का लगभग 5 गुना लेना है, और यह जो रेखा है, यह रेखा
एक तारे का नेतृत्व करेगी जो बहुत उज्जवल नहीं है, जो कि ध्रुव तारा है, याद रखना है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं ध्रुव तारा, ये है ध्रुव तारा, बिल्कुल सप्तर्षि मंडल, उसके 5 गुना आपको इमेजिन करना है। ये लाइन देख पा रहे हैं, एक पॉइंट से लेना है ए, एक पॉइंट लेना है बी, इसका 5 गुना, ठीक है ना। और वह जो पोजीशन होगा वह ध्रुव तारा का होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि प्रश्न नंबर 13 में हमसे आखिर क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आखिर इस सवाल का उत्तर आखिर किस तरह से आपको देना है, ठीक है ना, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से लिखनी है। फ्रेंड्स आपको लिखना है कि सभी तारे आकाश में पूरब से पश्चिम की तरफ गति करते हैं। वास्तव में ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। यह गति करता इसलिए प्रतीत नहीं होता है, लेकिन जो ताराएं हैं वह भी आकाश में पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ गति करते हैं। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। देख पा रहे हैं आप ध्रुव तारा की स्थिति, बिल्कुल ध्रुव तारा इसका नाम क्यों है, क्योंकि ध्रुव किसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, आपको पता है ना, ये ध्रुवों के ऊपर बिल्कुल सीधी रेखा में अवस्थित है, इसलिए ध्रुव तारा हम कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 14 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। तारों के बीच की दूरियां को प्रकाश वर्ष क्यों व्यक्त करते हैं, याद रखना है। इस कथन से आप क्या तात्पर्य है, क्या कोई तारा आकाश से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। आपको बताना है कि कोई तारा अगर आकाश से अगर 8 प्रकाश वर्ष दूर है तो आप इससे क्या समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। फ्रेंड्स आपको लिखना है कि तारे पृथ्वी से लाखों किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। इस प्रकार इन बड़ी दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष, याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। यदि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका अर्थ यह है कि प्रकाश द्वारा 8 वर्षों में यात्रा करने में लगता है, ठीक है ना। लगने वाला जो समय है वह है 8 साल से कोई लाइट जब आकाश में जब पहुंचती है किसी भी जगह को तो वह 8 प्रकाश वर्ष कहलाता है, याद रखना है आपको। इसलिए तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष में हम जानते हैं। तो इसलिए तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी 8 इंटू 9.6 इंटू 10⁻12 किलोमीटर इक्वल्स टू 7.6 इंटू 10⁻13 किलोमीटर है। याद रखना है आपको इन बातों को, ठीक है ना। यदि मान लिया जाए कि कोई भी तारा आकाश से 8 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसलिए तारे और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम ये कर रहे हैं। 8 क्यों हमने बैठा, क्योंकि 8 प्रकाश वर्ष है ना, एक प्रकाश वर्ष कितना है, इतना है, और 8 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 8 तो इतना निकलेगा आपका आंसर, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 15 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं, जैसा आप सभी फ्रेंड्स देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जान लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 15 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15, बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की 11 गुनी है, ठीक है ना। बृहस्पति तथा के आयतनों का अनुपात, बृहस्पति और पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए। यहां पर तथा के साथ पृथ्वी भी होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखना है आपको। बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस सवाल के उत्तर के रूप में आपको लिखना है कि मान लेते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या r है और बृहस्पति की त्रिज्या, तो इसका मतलब 11 r होगी, 11 गुना बड़ा है ना। और बृहस्पति का आयतन हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, एज अ रेशियो के रूप में, पृथ्वी बृहस्पति का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। तो बृहस्पति का आयतन कितना होगा, 4 है ना, 4/3 पाई और 11 r क्यूब, ठीक है ना, और 4/3 पाई r क्यूब। अब देख पा रहे हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं आखिर इस तरह से आखिर हम क्यों निकाल रहे हैं। आप मैथमेटिक्स में फ्रेंड्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, याद रखना है आपको इन बातों को। आपने जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ा था 2D और 3D, वहां पर आपको अच्छे से पता होगा कि आखिर हम 4/3 हम पाई का यूज कर रहे हैं और क्यों हम 4/3 पाई का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा फ्रेंड्स यह होगा 1331/1, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1331:1।
ये होगा इसका आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखना है, याद रखना है आपको। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आगे लिख लेंगे कि आखिर हमें इस लाइन से आखिर आगे हमें क्या लिखना है। चूंकि आयतन का अनुपात 1331:1 है, इसलिए बृहस्पति 1331 पृथ्वी को समयोजित अपने अंदर समा सकती है। यह आपको लास्ट में जरूर लिखना है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 16 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16, बूझो ने सौर परिवार का निम्नलिखित आरेख 17.29 खींचा, क्या यह आरेख सही है? यदि नहीं तो इसे संशोधित कीजिए। बूझो ने क्या किया, सौर परिवार का एक चित्र ड्राइंग किया। आप देख पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ये सही है तो सही आपको बताना है, अगर आपको लग रहा है गलत तो आपको गलत उसे सुधार कर देनी है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि आखिर यहां पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इन्होंने यूरेनस को लास्ट में रखा है, उसके बाद नेपच्यून को। बहुत सारे ऐसी गलतियां हैं जो उन्होंने की है। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर ये किस तरह से हम सजा सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इस सवाल का उत्तर चलिए देख ले रहे हैं हमें किस तरह से सजाना है। तो फ्रेंड्स आप लिखेंगे मंगल और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून की स्थितियों को परस्पर बदल देना चाहिए। याद रखना है, मंगल और शुक्र यहां आप देख पा रहे हैं। आप जानते हैं कि आखिर ये क्षुद्र ग्रह किन के बीच आखिर स्थित होते हैं फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं। तो यानी ये भी पोजीशन जो है वो गलत है। तो मंगल और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून की स्थितियों को परस्पर बदल देना चाहिए। ग्रहों की स्थिति के अनुसार ग्रहों की स्थिति, सही स्थिति जो है वह निम्नानुसार है, जैसा मैंने नीचे बताया है। कैसा है देख पा रहे हैं, सबसे पहले सूरज केंद्र में, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह हैं आप देख पा रहे हैं, खगोलीय पिंड काफी, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद है यूरेनस और बाद में आता है नेपच्यून। ठीक है ना, 8 ग्रह हैं, याद रखना है, टोटल 8 है, 9 नहीं है। तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।